गुड मॉर्निंग। देखो, कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो किसी चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख लिया था। अच्छा, इसका जो फार्मूला आया था, जनरल हम केस की बात कर रहे हैं, जो इसका फार्मूला आया था E = 1/4πε0q/r² बराबर ना। ये जो फार्मूला आया था E = 1/4πε0q/r², ये सूत्र आपका गोले चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहरी बिंदु पर आया था, याद है? ई आउटर साइड मैंने बताया था ना। अच्छा, इसके बाद जो मैंने सरफेस के लिए फार्मूला बताया था, याद है? ES = 1/4πε0q/r² ना। और ई इन साइड जो आया था, यानी आंतरिक बिंदु पर, यहाँ पर तीव्रता 0 आई थी, याद है? यहाँ पर R > R था, यहाँ पर R = R था, यहाँ पर R <R था। यही तीनों चीजें मैंने बताया था, याद है? क्लियर है? अच्छा, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो गई। ये स्मॉल r <R था, ये स्मॉल r = R था, ये स्मॉल r <R था। ये तीनों बातें मैंने बता दिया था। अगर अब देखें, ठीक है, अगर हम इस पर ग्राफ अगर हम बनाएं तो ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, इसके ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलिए देखिए, ये गोला था, मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये गोला है आपका ना, ठीक है, गोला ठीक ठाक दिख रहा है। ये मान लीजिए आपको गोला है, ठीक है। चलो, और ये हमारा x और y अक्ष, ये हमारा x अक्ष, ठीक है। फिर से बनाते हैं। चलिए, आइए ग्राफ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ये हम पहले x अक्ष y अक्ष बना लेते हैं। ये x अक्ष हो गया हमारा ना, ये y अक्ष हो गया। अच्छा, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर हम गोला बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा गोला है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें, इस गोले की जो त्रिज्या हमने लिया था, याद है? ये R लिया था, याद है ना। x अक्ष पर हम ले लेते हैं R ना, और y अक्ष पर हम ले लेते हैं E, ठीक है। x अक्ष पर ले लेते हैं हम R, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम यहाँ पर सब पूरा हमारा R ही होगा, इधर चलते रहेंगे स्मॉल r, और ये हमारा क्या होगा, E ऊपर की तरफ होगा ना। और याद हमने प्रूफ करके दिखाया था, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ना, ये चालक गोले के अंदर नहीं थी। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, ये चालक गोले के अंदर नहीं थी। क्लियर है ना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोले के अंदर नहीं थी, यानी कि ई इसके अंदर क्या था, 0 था। इसके अंदर क्या था, 0 था। चलिए, ये R है, और यहाँ पर हम चलेंगे स्मॉल r। तो देखिए, यहाँ पर हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। ये हमारा R था ना। चलिए, तो देखिए, ये वाला जो सिरा होगा, ये तीव्रता की सिरा होगा, और ये जो है हमारा, ये क्या है, R है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता y अक्ष पर लिए हैं, और x अक्ष पर लिए हैं दूरी, यानी कि R लिए हैं। अच्छा, R हमारा क्या है, ये हमारा स्वतंत्र चर है, E हमारा आश्रित चर है, यानी कि तीव्रता R पर निर्भर करती है, ठीक है। तीव्रता R पर निर्भर करती है। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम यहाँ पर देखें तो स्मॉल r बराबर R है। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्मॉल r बराबर क्या है, R है। यानी कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल r R के बराबर है, यानी कि r जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और तीव्रता कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। ये तीव्रता है, और ये हम चलेंगे तो r पर चलेंगे, और ऊपर चलेंगे तो तीव्रता पर चलेंगे। बात समझ रही है?
ऊपर अगर हम चलेंगे तो तीव्रता पर चलेंगे। और वैसे अगर हम देखें, जब आर है यहाँ पर देखिए स्मॉल आर लेस देन, अगर हम कैपिटल आर की बात करें तो यानी कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब गोले के अंदर ही रह जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ तक हमारा क्या है, कैपिटल आर है, यहाँ तक हमारा कैपिटल आर है। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो कैपिटल आर हमारा छोटा पड़ जाएगा स्मॉल आर से ना। इसके अगर हम आगे चलेंगे तो कैपिटल आर हमारा छोटा पड़ जाएगा स्मॉल आर से ना। और इस चालक के अंदर अगर चलेंगे तो स्मॉल आर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। अगर हम गोले के अंदर अगर बात करें यहाँ पर तो ये लीजिए, ये हमारा स्मॉल आर है ना। अगर हम गोले के अंदर चलेंगे तो ये हमारा स्मॉल आर हो गया, बात को समझिएगा, स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस गोले के अंदर अगर बात करेंगे तो ये लो मिलाओ ना, ये लोग मिलाओ, तो ये क्या हमारा स्मॉल आर है और कैपिटल आर। तीव्रता की अगर हम बात करें तो तीव्रता इसके अंदर होती ही नहीं है ना, चालक गोले के अंदर तीव्रता होती ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है, कॉन्सेप्ट के आधार पर ही तो ग्राफ बनाया जाता है ना, कॉन्सेप्ट के आधार पर ही ग्राफ बनाया जाता है। तो जब हम इसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर ये क्या है, जीरो है ना। गोले के अंदर की अगर बात करेंगे तो ये जीरो है ना। और हम सरफेस पर अगर बात करेंगे तो सरफेस पर हमारा स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर होता है, तो ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। चलिए अब हम आर को और बढ़ाते हैं, चलिए आर को और हम बढ़ाते हैं तो तीव्रता जो है वो घटती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता यहाँ पर थी जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर था। याद करिए, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था तो तीव्रता हमारे यहाँ पर था और आर हमारा यहाँ पर था ना। और जैसे जैसे अब आर को बढ़ा रहे हैं, देखिए ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर था, अब इस डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आ गए ना, यहाँ पर आ गए। देखिए आर का ये घट रहा है, ध्यान दीजिए, ये घट रहा है हमारा ना। और आगे चलिए, ये हमारा घट रहा है, यानी देखिए बढ़ नहीं रहा है ना, तीव्रता हमारी बढ़ नहीं रही है। जैसे जैसे हम गोले से दूर चलेंगे, जैसे जैसे हम गोले से दूर चलेंगे तो वैसे वैसे तीव्रता का मान हमारा घटता चला जाता है ना। जैसे जैसे गोले से हम दूर चलेंगे वैसे वैसे तीव्रता का मान हमारा क्या हो जाता है, घटता चला जाता है। बस समझना, यानी कि आर बढ़ने पर ई हमारा क्या होता है बताइए, आर बढ़ने पर ई हमारा क्या होता है, छोटा होता है ना। जैसे जैसे गोले से दूर चलोगे ना तो ई का मान हमारा घटता चला जाएगा। यहाँ पर ई का मान यहाँ पर था ना, और यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ पर ई का मान यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर पहुँच गए यहाँ पर ई का मान यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर पहुँच गए यहाँ पर ई का मान यहाँ पर आ गया ना। अब इससे आप मिलाइए, इससे अगर मिलाइए तो देखिए ई हमारा घट रहा है कि नहीं, क्योंकि ई का जो हमारा ग्राफ है ये वाला है, ई का जो ग्राफ है ऊपर वाला है ना। तो जैसे जैसे हमने आर को बढ़ाया ना, जैसे जैसे उसको मैंने बढ़ाया, ये जो चोटी हमारी घटी ना, जैसे जैसे मैंने इसको बढ़ाया ये हमारी जो चोटी है घटी, जैसे जैसे इसको मैंने बढ़ाया ये चोटी थी जो हमारी वो घटी ना। जब यहाँ पर थे तो तीव्रता हमारी मैक्सिमम थी, यहाँ पर हुए तीव्रता हमारी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर हुए तीव्रता हमारी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर पहुँची तीव्रता हमारी यहाँ पर आ गई, यहाँ पहुँची तीव्रता हमारी यहाँ पर आ गई ना। जैसे जैसे वही हाल यहाँ पर भी है, जब यहाँ पर थे हम तीव्रता हमारी यहाँ पर थी, यानी कि यहाँ पर, और हमने यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया तो इससे मिलाएंगे तीव्रता हमारी यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर आ गए हमने यहाँ पर तो तीव्रता हमारी ये लो, यहाँ पर आ गया तीव्रता हमारी ये लो ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर मतलब कि दूरी बढ़ाते चले गए वैसे वैसे तीव्रता हमारी घटती चली गई ना। जैसे जैसे दूरी हमने बढ़ाया वैसे वैसे तीव्रता हमारी घटी। बोलो क्लियर है। चलिए आगे चलें। तो आइए इस ग्राफ को कैसे एग्जाम में पूछता है ग्राफ। चलिए देखिए एग्जाम में ग्राफ कैसे बनाकर दे देता है, याद रखिएगा। एग्जाम में ग्राफ कैसे बनाकर रख देता, जैसे ये मान लीजिए एक्स ये वाई है, ठीक है। एग्जाम में जो ग्राफ बनाकर देता है वो इस प्रकार दे देता है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार एग्जाम में जो ग्राफ बनाकर देता है वो इस प्रकार ग्राफ बनाकर दे देता है, ध्यान दीजिएगा ना। ये शून्य रहता है, बढ़ता है, फिर ऐसे देखो घटता चला जाता है ना। ये शून्य रहता है, बढ़ता है ना,
जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है बढ़ता है, और वैसे ही फिर बाद में घटता चला जाता है। ठीक है, ऐसे भी बना कर दे देता है, ऐसे भी बना कर दे देता है, आपको सिर्फ पहचानना रहता है। ठीक है, आपको सिर्फ पहचानना रहता है ना, ऐसे दे देता है ना, यहाँ पर समझिएगा, ऐसे दे देता है बनाकर ना, यानी कि जब आर जो रहता है, यानी कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर रहता है तब तो शून्य रहता है। जैसे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है वैसे ग्राफ तुरंत बढ़ जाता है, तुरंत इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत हाई लेवल पर हो जाती है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक ना, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, तो वैसे ही शून्य से तुरंत बढ़ जाता है। और जैसे ही स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के मतलब बड़ा होता है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाता है, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे तीव्रता हमारी घटती चली जाती है ना। यहाँ पर देख सकते हो ना, जो गोला मैंने बनाया था, जैसे जैसे स्मॉल आर बड़ा होता है कैपिटल आर से, आर का यानी ई कमान घटता चला जाता है, ई कमान क्या होता है, घटता चला जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो सूत्र हमारा ये था, यही सूत्र था, E इक्वल टू 1/4 पाई नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, E इक्वल टू 1 ये स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ये ई आउटसाइड, ये ई सरफेस, ये ई इनसाइड, ये 0, ये था। अच्छा, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व था, याद करिए, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व था सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए, और गोले के लिए सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर, यही था। बोलो यही था, यही चीज़ है ना। और मैंने पूरा का पूरा मैंने हल करके दिया था आपको, पूरा पूरा हमने हल करके दिया था, याद होगा। यहाँ पर देखिए, तो अगर हम E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर अगर है, यहाँ से अगर क्यू का मान रखें तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर रख सकते हैं E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान रख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। चलिए याद रखिएगा, यहाँ पर जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा तो आपका फार्मूला ये लगेगा ना, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा ना तो फार्मूला आपका ये लगेगा। अगर स्मॉल यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, यहाँ पर देखिए E इक्वल टू जो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये सरफेस है हमारा, ये यहाँ पर आउटसाइड है बाहर की तरफ ना। चलिए क्यू का मान अगर रखेंगे सरफेस के लिए तो यहाँ पर देखिए ई इनसाइड, ई सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू का मान रखिए क्या है बताओ, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये लो कट गया, ई सरफेस इक्वल टू सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखेंगे ये जो सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट आया, यहाँ पर सूत्र में कोई आर और नहीं है, यानी कि ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला सरफेस के लिए, यानी कि पृष्ठ पर मतलब किसी चालक के बिल्कुल नज़दीक, पृष्ठ पर निकालने का मतलब किसी चालक के बिल्कुल नियरेस्ट, इतना नियरेस्ट कि अब उससे मतलब नज़दीक हो, अगर उससे नज़दीक अगर देखे तो आवेश बिल्कुल चालक पर आकर बढ़ जाएगा, इतने नज़दीक की बात हो रही है ना, इतनी नज़दीक की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर हमें पता रहेगा तो हम एप्सिलॉन नॉट से भाग देकर उसके सरफेस पर हम क्या निकाल सकते हैं, उसके सरफेस पर तीव्रता निकाल सकते हैं ना। यानी कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई फार्मूला में आर और नहीं है, यानी कि इस फार्मूले से हमें यह पता चलता है कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र का उदाहरण है। क्या यह एक समान वैद्युत क्षेत्र का उदाहरण है। अगर हम इस सूत्र से अगर ग्राफ को ड्रा करने की बात करें, समझिएगा, अगर इस सूत्र से हम ग्राफ को ड्रा करने की बात करें, अच्छा थोड़ा सा हम आओ आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, ई इनसाइड इक्वल टू 0, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आंतरिक बिंदु पर क्या होती है, शून्य होती है, यानी कि इसका कोई ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ की अगर हम बात करें, चलिए जैसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष है हमारा ना, और ये वाई अक्ष है,
यहाँ पर तीव्रता रहता है, यहाँ पर आर रहता है ना। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि तीव्रता नहीं बढ़ रही है नहीं घट रही है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र का उदाहरण का मतलब यह है कि तीव्रता नहीं बढ़ रही है और नहीं घट रही है। इस स्थिति में अगर हम देखें ना, इस स्थिति में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं आर से कोई लेना देना नहीं, यानी कि आर हमारा क्या रहेगा, आप बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आर बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात है और आर पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो आर बढ़ाओ या घटाओ क्या फर्क पड़ता है, तीव्रता पर नहीं फर्क पड़ेगा। यानी कि इस पर जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, इस पर जो ग्राफ बनेगा ना वो इस प्रकार बनेगा ग्राफ। यानी कि आप आर बढ़ा रहे हो, मतलब आर पर आप चल रहे हो, लेकिन तीव्रता पर कोई फर्क पड़ रहा है। आर पर तो आप चल रहे हो ना, आप आर पर चल रहे हो, लेकिन तीव्रता पर कोई फर्क पड़ रहा है, तीव्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि तीव्रता नियत रहेगी ना। यानी कि यह जो सूत्र है ना, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र का उदाहरण भी एक प्रकार से ना, ये जो सूत्र है एक समान वैद्युत क्षेत्र का क्या है, उदाहरण है। बोलो क्लियर है? चलिए अगला जो हेडिंग है वो है किसी समतल अचालक प्लेट के अनंत विस्तार की किसी समतल अचालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना, जबरदस्त टॉपिक है ना। इसके बाद आपका जो भी टॉपिक होंगे वो सब छोटे होंगे, ये काफ़ी जबरदस्त टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। अनंत विस्तार वाली समतल अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट के निकट अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए, अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसके उधर नहीं है, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा पूरा हेडिंग ये है, अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसके निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अब बताइए अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट कैसे बनेगा ना, अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट कैसे बनेगा, यानी कि कोई अनंत विस्तार का मतलब ये है, जो हमने अभी पीछे भी बताया था अनंत का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी चालक के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकाल रहे हो ना, अगर उसकी चालक प्लेट की लंबाई जिस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हो, अगर उस बिंदु से वह प्लेट अपने आप में बहुत बड़ा है तो उस प्लेट को हम अनंत कह सकते हैं, और जिस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे उसकी तुलना में ना, जिस बिंदु पर तीव्रता निकाले उसकी तुलना में वो अनंत माना जाएगा। अगर मान लो 2 मीटर लंबी प्लेट है और 10 यानी कि 1 मीटर की दूरी पर या 50 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर तीव्रता आप निकाल रहे हो तो वो अनंत नहीं है। अनंत का मतलब ये है कि जैसे मतलब धीरूभाई अंबानी की इनकम ना, और कोई सामान्य व्यक्ति, अगर उनके इनकम की तुलना में अगर उस सामान्य व्यक्ति की पैसे की अगर हम बात करें तो वो लगभग क्या है, नगण्य है, यानी उसकी तुलना में उनके पास अनंत है ना। तो यहाँ पर अनंत का मतलब कोई अनंत वाली चीज़ नहीं है, अनंत का मतलब यहाँ पर कंपेयर करने का मतलब है ना, अनंत का मतलब यहाँ पर कंपेयर करने का मतलब है, बात समझिए। अब जैसे यहाँ पर समझिएगा हम प्लेट बना रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर समझिएगा हम प्लेट बना रहे हैं, ये प्लेट की एरिया जो है हम मान लेते हैं ए है, ठीक है, इस प्लेट की एरिया हम मान लेते हैं क्या है, ए है, समझिएगा, इस प्लेट की एरिया क्या है, ए है। अच्छा, तो अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट, तो उसको पहले हम आवेश दे देते हैं। चलिए इसको मैंने आवेश दे दिया ना,
इसको मैंने आवेश दे दिया। चलिए अब देखिए, इससे मान लीजिए हमें जहाँ पर तीव्रता निकालनी है, हम मान लेते हैं आर दूरी पर निकालनी है, ठीक है। ये दूरी क्या है, आर दूरी है, यहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है। बात को समझिएगा ना। अब देखिए इस प्लेट की जो भी लंबाई है ना, इस आर की तुलना में बहुत बड़ी है। बात को समझिएगा ना, बहुत बड़ी है। और ये दूरी इसकी तुलना में क्या है, नगण्य है ना। अब समझिएगा ऐसे है जैसे ये हमारा क्या, ये वाला ये हमारा शेप है ना, ये जो मैंने बनाया है, इसके यहाँ पर इसके बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पर तीव्रता निकालनी है। ये आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए आर दूरी दे दिया गया है ना, आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए आर दूरी दे दिया है ना। कितना दूरी कहोगे सर, मैंने बताया कि ये अनंत विस्तार की तुलना में ये मतलब नगण्य है। बात समझे, तो नगण्य का मतलब यही है कि ये प्लेट इसके बिल्कुल नज़दीक, यानी इसकी तुलना में ये जो नज़दीक वाली पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके बिल्कुल नज़दीक पॉइंट वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो नज़दीक वाली पॉइंट इस हथेली के एरिया की तुलना में या लंबाई की तुलना में नगण्य है ना। लंबाई की तुलना में ये क्या है, नगण्य है ना। अच्छा अब बताइए, यहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है, तो बताइए यहाँ पर अगर तीव्रता में निकालनी है तो बताइए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, वैद्युत फ्लक्स बताना पड़ेगा कि जो ये आवेश हमने दिया है इसको मैंने जो क्यू आवेश दिया है, तो बताइए इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। और इस शेप का गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, तो मैंने बताया है कि आप गॉसियन पृष्ठ हमेशा सिमेट्रिक बनाइए। सिमेट्रिक का मतलब यह है जैसा ये है वैसा ये है, यहाँ पर होना चाहिए ना, जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर है। तो सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ आपको बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। और सिमेट्रिक गॉसियन पृष्ठ बनाने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, समझिएगा। यहाँ पर बंद करना पड़ेगा ना, देखिएगा आप बुक का लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। अभी बुक का भी मैं सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ठीक है देखिए गॉसियन पृष्ठ का मतलब ये होता है, समझिएगा, गॉसियन पृष्ठ का मतलब यही होता है कि जिस शेप का आपने यहाँ पर बनाया है उसी शेप का इसके आमने सामने, यानी कि इसका तात्पर्य यह है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, बुक में ऐसा नहीं बनाया है ना, जो मैंने यहाँ पर बनाया है बुक में ऐसा नहीं बनाया है, ठीक है। बुक में कैसा बना भी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए ये रियल इमेज है, ठीक है, ये रियल इमेज है जो होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर अगर इस प्रकार ये शेप है तो कहीं न कहीं गॉसियन पृष्ठ का मतलब ये होता है इसी के साइड इस साइड और इसी की साइड इस साइड, तभी तो ये पूरी तरह से पैक होगा। बात को समझिएगा, तभी तो पूरी तरह से यहाँ पर पैक होगा ना, तभी तो ये बंद होगा, नहीं तो बंद होगा बताइए, नहीं तो बंद बिल्कुल नहीं होगा ना। अच्छा बुक में बेलनाकार दिया है ना, हम बेलनाकार ही दिखाकर अभी ड्यूरेशन करेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर यहाँ से अगर फ्लक्स निकलेगा तो बताइए आवेश अगर इसके सरफेस है तो फ्लक्स से यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे सभी जाएगी ना, इसी लाइन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी ना, बिल्कुल इसके लंबवत बाहर की तरफ जाएगा ना। तो जब इसके लंबवत बाहर की तरफ जाएगा यानी कि जो शेप यहाँ पर है वो शेप के अकॉर्डिंग टू सभी फ्लक्स निकलेंगे, इस शेप के अकॉर्डिंग टू सभी फ्लक्स निकलेंगे। तो सभी को जब फ्लक्स इसके शेप के अकॉर्डिंग टू बाहर की तरफ निकलेंगे तो गॉसियन पृष्ठ इसी के समकक्ष तो होगा यहाँ पर सामने ना, उस साइड भी होगा इसी के सामने ना,
यानी कि इसी के अकॉर्डिंग टू फ्लक्स बाहर निकलेगा और पूरा पूरा शेप इसी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर बन जाएगा और इसी के अनुसार यहाँ पर भी बन जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि अगर हमने यहाँ पर आयताकार लिया है, क्षेत्रफल जरूरी नहीं आप आयताकार लो, आप वृत्ताकार ले लो ना, आप वृत्ताकार ले लो, आप वर्गाकार ले लो ना, जिस हिसाब से चाहिए उस। अगर आप यहाँ पर वृत्ताकार लोगे ना तो जो सिमेट्रिक आप बनाओगे इमेज ना वो सर्किल के आधार पर ही लोगे ना, सर्किल के आधार पर ही आप लोगे ना, यानी कि जैसा आप लोगे सिमेट्रिक फिगर वैसा ही होगा। बात समझ, सिमेट्रिक जो मतलब कि शेप होगा बिल्कुल उसी के आधार पर होगा। चलिए, तो यहाँ पर समझ में आया। हमने जो यहाँ पर इमेज जो ड्रा किया इसी के अकॉर्डिंग टू इस साइड होगा, इसी के अकॉर्डिंग टू इस साइड होगा, और ऊपर से भी क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पर बना लूँगा तो ऊपर से भी क्या हो जाएगा पैक, नीचे से भी क्या हो जाएगा पैक। बात समझ आ रही है? बोलो। आप मोबाइल देखेंगे कि मोबाइल का जो डिब्बा होता है ना जिसमें मोबाइल रखा होता है, ये मान लीजिए मोबाइल हो गया, और इस साइड और इस साइड जो उसके बॉक्स के दोनों सिरे होते हैं बिल्कुल पैक होते हैं ना, यानी कि इस साइड भी इस साइड उसी प्रकार यहाँ पर बना है। अगर उस मोबाइल के से पूरा पूरा फ्लक्स अगर निकलेगा तो एक प्रकार से एक साथ अगर निकलेगा तो वही चीज़ यहाँ पर छप जाएगी, वही चीज़ यहाँ पर छप जाएगी ना, ऊपर से क्या रहता है पैक रहता है। बात समझना, जब आवेश इस साइड से निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब सामने से निकलेगी तो ऊपर से निकलने का कोई चांस ही नहीं है, फ्लक्स ऊपर से नीचे से क्या होगा, फ्लक्स शून्य होगा। बात समझना नहीं, चीज़ें क्लियर हैं? चलिए, तो आइए इसका हम डेरिवेशन करते हैं। ये जो रियल में जो इमेज बनना चाहिए वो ये इमेज है, लेकिन बनाया क्यों जाता है उस टाइप का अभी हम दिखाते हैं आपको। चलिए, ये चीज़ें समझ में आई? बोलो। तो शेप जो मैंने भी बनाया आपके दिमाग में वही शेप होना चाहिए ना, आपके दिमाग में वही चीज़ें होनी चाहिए जो भी मैंने बनाया ना, जो भी मैंने बनाया आपके दिमाग में वही चीज़ें होनी चाहिए, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए, इसके एरिया क्या है ए, इसको जो आवेश दिया गया है क्यों। अच्छा, अब बताइए इससे जो अगर हम यहाँ पर आर दूरी पर जो शेप समझिएगा इससे के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर शेप बना है ना, तो हम एक देखा जाए तो एक बिंदु से विद्युत यानी कि एक छोटे से पॉइंट से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना फ्लक्स गुजरेगा बताइए, d∅e फ्लक्स गुजरेगा ना, और ये क्षेत्रफल कितना होगा, dA होगा ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी डायरेक्शन में होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बताइए, आवेश से दूर होती है, यहाँ पर निकालना है तो इससे दूर ना, तो इसका शेप कितना है, डी है। अच्छा, अगर यहाँ पर इस प्रकार है तो समझिएगा, अगर यहाँ पर इस प्रकार है आप समझिएगा, अगर यहाँ पर इस प्रकार हमने यहाँ पर शेप बनाया है समझिएगा, हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं, डीए ले लेते हैं, एक छोटा सा एरिया हम क्या ले लेते हैं, डीए ले लेते हैं, समझिएगा। तो इसी साइड यहाँ पर भी होगा, इस साइड भी तो होगा ना, छोटा सा एरिया हम यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं, डीए ले लेते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ही इसी डायरेक्शन में डीए है, इसी डायरेक्शन में क्या होगा बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में वेक्टर ये है, और इसी डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश भी होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पर छोटा सा अवयव लिया है तो यहाँ पर भी छोटा सा अवयव लिया है। बात समझना नहीं, छोटा सा अवयव इस साइड भी है, छोटा सा अवयव इस साइड भी है। अच्छा, अब जो फ्लक्स गुजरेगा ना इसके लंबवत गुजरेगा ना, तो यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे बहुत सारे शेप बनेंगे, और इस साइड भी ऐसे ही बहुत सारे शेप बनेंगे, इस साइड भी ना। अच्छा, जब इस साइड भी बनेंगे, इस साइड भी बनेंगे, तो हम सबका क्या करेंगे बताइए, फ्लक्स d∅e गुजरेगा बहुत छोटा सा ना, जब हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए जब फ्लक्स गुजरेगा तो सबका हम क्या करेंगे, सबको छोटे छोटे पार्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करने का आपके पास जो गणित है वो समाकलन है ना, सबके छोटे छोटे पार्ट को ऐड करने का जो आपके पास गणित है, जो मैथमेटिक्स आप लगाओगे वो क्या है, वो समाकलन है। बात समझ रही है, क्या है वो तरीका, समाकलन है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, और अगर इस साइड है तो ये बहुत छोटा सा अवयव अगर हमने लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बताइए अभी। अच्छा है,
अगर मैं यहाँ पर देखे, यहाँ पर अगर देखे तो क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर भी तो बनेगा नहीं, इस साइड गुजर रहा है तो ऊपर की तरफ नहीं गुजरेगा। जब आपने यहाँ से यहाँ तक आपने बनाया, यहाँ से यहाँ तक आपने बनाया, तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक आई थी, ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक आएगी वो गायब थोड़ी ना हो जाएगी, वो भी तो रहेगा ना। और जब वो भी रहेगा तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ऊपर की तरफ होगा और फलक से जो गुजरेगा उसी डायरेक्शन में गुजरेगा ना। जो तीव्रता होगी आपकी वही से डायरेक्शन में होगी और वही चीज़ इस साइड भी होगा ना। क्षेत्रफल सदिश भाई अगर बेलना करे तो क्षेत्रफल सदिश उधर भी तो होगा। ये जो बेलन है इस प्रकार ना, इधर से जो गुजरेगा गुजरेगा ऊपर भी तो गुजरेगा। बात समझ रहे, ऊपर तो क्षेत्रफल सदिश नहीं होगा लेकिन तीव्रता इस साइड में गुजर जाएगी ना। क्षेत्रफल सदिश जो है ऊपर की तरफ होगा ना, ऐसे है ये इस साइड का हो गया, ये इस साइड का हो गया। क्या ये वाला नहीं रहेगा? अपने बेलन बनाया तो ये भी तो रहेगा, लेकिन तीव्रता इस साइड है तो फ्लक्स ऊपर तो गुजर नहीं पाएगा ना। तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ जरूर रहेगा, लेकिन ई और डी ए के बीच में 90 डिग्री बन जाएगा, तो कोण हमारा 90 डिग्री होगा। बात समझ आ रही है? बोलिए, समझ आ रही है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, समझिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। जब हम गॉस के प्रमेय से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लघु अवयव डीए से, लघु अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, लघु अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स ना। तो लघु अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है? लघु अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई होगा ना। जब अवयव आप लघु लेंगे तो फ्लक्स भी तो आपका लघु गुजरेगा ना। तो लघु अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। चलिए, ये तो लघु अवयव डी ए हो गया। अच्छा, यहाँ से भी तो गुजरेगा, इसको भी तो करने पड़ेगा। चलिए, यहाँ लिखेंगे प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। चलिए, ये प्लेन, ये क्या होगा हमारा? प्लेन से ना, और ये वाला हमारा क्या होगा? कर्व से ना। प्लस इस साइड भी तो गुजरेगा, यहाँ लिखेंगे प्लेन, तो वेक्टर ई डॉट डी ए ना। चलिए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू क्या आएगा बताइए? ई डी ए कास थीटा ना, ये प्लेन वाला, प्लस ई डी ए कास थीटा ना, कर्व वाला, प्लस ई डी ए कास थीटा ना, प्लेन वाला ना। ये प्लेन है, ये कर्व वाला है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ थीटा 0 हो जाएगा तो मान क्या आ जाएगा? 1। तो ई पी डी ए इंटू 1 प्लस 0 ई पी डी ए इंटू 1। चलिए, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा 2 ई पी डी ए। बताइए, 2 ई पी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स क्या होगा? पूरे गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स कितना होगा? अगर हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा बताइए? पूरे गॉसियन पृष्ठ से, तो यहाँ हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ना, क्या हो जाएगा? 2 ई पी डी ए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने बंद क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि जो मैंने समाकलन यहाँ पर जो हम फ्लक्स निकाले थे वो हम छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर निकाले थे ना, इसलिए यहाँ पर बंद, जो वहाँ पर हमने बंद पृष्ठ के लिए निकाला था, यहाँ पर बंद पृष्ठ जैसी कोई बात है ही नहीं। अगर बंद पृष्ठ जैसी कोई बात होती तो हम बंद कर देते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम बंद पृष्ठ नहीं लगाए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, ये देखिए, ये नियत रहेगा तो बाहर कर लेंगे ना, तो 2 ई पी नियत रहेगा इंटीग्रेशन डी ए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताइए? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ए, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ई पी, यहाँ आ जाएगा ए। चलिए, अब यहाँ से आप पी हटा सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लगाया था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या आ गया? फ्लक्स आ गया। तो गॉस ने बताया है, बात समझ रही, गॉस ने बताया है कि जो फ्लक्स गुजरता है हमेशा वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट भी होता है। क्या होता है? क्यू बटा
एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? क्यू बटा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इतना समझ आया? चलिए इसके आगे यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, इसको हम मिटाते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर Q बराबर जो है हमने बताया Q बराबर होता है सिग्मा अपान में सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटा A। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे Q बटा एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर मैंने लिया फाई इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ई। तो यहाँ पर देखेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा सिग्मा इंटू ए ना। ना Q का मान सिग्मा इंटू ए रख दिया मैंने। चलिए तो यहाँ पर रखेंगे हम सिग्मा इंटू ए बटे में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई इंटू ए। चलिए ए से कट जाएगा, तो यहाँ से ई का मान निकालेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई हमारी ना, वो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो सिग्मा अपान में क्या आया? 2 एप्सिलॉन नॉट ना। सिग्मा अपान में क्या आया? 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए किसी चालक के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पर किसी अचालक प्लेट के कारण, किसी अचालक, ध्यान देना चालक नहीं, किसी अचालक प्लेट के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, किसी चालक के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट ना, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी चालक के बिल्कुल नज़दीक बिंदु पर, बिल्कुल नज़दीक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। क्या होगी? सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा ना, सिग्मा अपान में क्या होगा? 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है? आगे चलें। तो किसी अचालक प्लेट के कारण, यहाँ पर आर और नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नज़दीक पॉइंट के लिए रहेगा। चलिए अब अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है अनंत विस्तार वाली समतल चालक प्लेट के, अनंत विस्तार वाली समतल चालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अभी हमने समतल अचालक प्लेट के कारण पढ़ा था, अब हम समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। ठीक है, अनंत विस्तार वाली समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ आ रही? अनंत विस्तार वाली समतल चालक, अब अनंत का मतलब मैंने बता दिया कई बार ना, अब कोई बताने की जरूरत है नहीं, अनंत करके मैंने बता दिया आपको क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अनंत विस्तार वाली समतल चालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, तो अनंत विस्तार वाली समतल चालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? ये भी कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए टॉपिक को आपको बेहतर ढंग से समझना है ताकि क्वेश्चन दिक्कत न करे। अब देखिए यहाँ पर अनंत का मतलब क्या है मैंने बता दिया है पहले से ही। चलिए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई प्लेट ले लेते हैं ना, कोई हम प्लेट ले लेते हैं ना, ये ले लीजिए, मैंने प्लेट ले लिया। अच्छा, इसको मैंने आवेश दिया। ठीक है, इसको हमने क्यों आवेश दे दिया समझिएगा, इसको मैंने आवेश दे दिया। आवेश जो रहेगा समझिएगा, आवेश जो रहेगा ना, आवेश जो रहेगा इसके सतह यानी इस साइड और इस साइड यानी कि सतह पर आवेश रहता है। चालक पर हमेशा आवेश सतह पर रहता है। ठीक है, चलिए तो आवेश हमने इसको दे दिया, क्यू आवेश दे दिया। अब इसके नजदीक पॉइंट मान लेते हैं पी पर हमें तीव्रता निकालनी है ना, मान लेते हैं जो हमें तीव्रता निकालना है पॉइंट पी पर निकालना है। अच्छा, तो याद रखिएगा जो समतल चालक होता है, जो समतल चालक प्लेट होता है वो समतल अचालक दो समतल अचालक प्लेट की व्यवहार करता है। जो समतल चालक प्लेट होता है वो समतल दो
समतल अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करता है एक समतल चालक प्लेट ना, एक समतल चालक प्लेट दो समतल अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करता है। बात समझ रहे, यानी कि दो समतल अचालक प्लेट ले लोगे तो एक समतल चालक प्लेट के बराबर कार्य करेगा ना, दो समतल अचालक प्लेट ले लोगे एक समतल चालक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा ना। तो इसको हमने आवेश क्यों दे दिया, ये जो आवेश हमने दिया है वो आवेश कहाँ रहेगा, तो मैंने बताया आवेश हमेशा चालक पर उसके पृष्ठ पर रहता है, आवेश हमेशा चालक के पृष्ठ पर रहता है, ठीक है। तो ये चालक प्लेट है ना, तो ये जो चालक प्लेट है वो दो समतल अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा ना। अगर जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है ना, ये चालक प्लेट है, अगर हम इसको आवेश दे देंगे, इसको 20 से अगर हम काटेंगे तो ये दो प्लेटें बन जाएगी ना, दो प्लेटें, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो दो प्लेटें इस प्रकार बन जाएंगी। ये इतना मोटा नहीं होता है, अपने आप में बहुत पतला होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है। अगर आप दफ्ती देखेंगे, कापी की दफ्ती देखेंगे, अगर वो अचालक है ना, वो अचालक है, अगर हम उसको चालक मान लेते हैं, ठीक है, अगर उस दफ्ती को अगर आप चीरेंगे तो फिर भी एक पेज की तरह दो दफ्ती निकलेगी ना। तो इसी प्रकार एक समतल चालक प्लेट दो अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करता है। अगर हम इसको आवेश देंगे ना, उसको आवेश देंगे तो अगर मान लेते बहुत पतला यानी बहुत बारीकी मोटाई है अगर इसकी, तो आवेश दोगे तो फिर भी इसके पीठ पर ही तो रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि प्रतिकर्षण के कारण आवेश एक दूसरे से दूर हट जाते हैं ना, प्रतिकर्षण के कारण आवेश एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। जब प्रतिकर्षण के कारण आवेश एक दूसरे से दूर हट जाते हैं तो प्रतिकर्षण सिर्फ चालकों में होगा, अचालकों में तो प्रतिकर्षण होगा नहीं, अचालकों में जहां भी आवेश रख दोगे वहीं बैठ जाएगा आराम से ना। लेकिन चालकों में क्या होता है, अगर एक भी आवेश अपने आसपास पाया, अगर सेम नेचर का पाया तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा, और प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा तो कहाँ तक प्रतिकर्षित करेगा, जब तक पृष्ठ पर नहीं चला जाएगा, और पृष्ठ के बाहर अगर वायु है तो वायु में तो जाएगा नहीं, तो आवेश फिलहाल कहाँ रहेगा, पृष्ठ पर ही रहेगा। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर प्रतिकर्षित करेगा तो आवेश कहाँ रहेंगे, इस किनारे रहेंगे, इस किनारे रहेंगे, और इसकी जो मोटाई है अपने आप में वो बहुत ज़्यादा मोटाई नहीं है ना, बहुत ज़्यादा मोटाई नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले प्लेट को हम x मान लेते हैं, इस वाले प्लेट को हम y मान लेते हैं ना। तो इसके कारण मान लेते हैं यहाँ पर r दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी है पॉइंट P पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो समझिएगा इनकी मोटाई इतनी नगण्य है ना, तो r दूरी इस वाले प्लेट के कारण भी होगा, तो r दूरी इस वाले प्लेट के कारण भी होगा, यानी x प्लेट के कारण भी r दूरी रहेगा, y प्लेट के कारण भी r दूरी रहेगा। चीजें समझ में आई ना। तो अब समझिएगा यहाँ पर देखा जाए तो एक प्लेट जो है ना, समतल चालक का एक प्लेट जो है ना, एक अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। समतल चालक का जो सिरा बन जाता है उसका एक सिरा अस्पष्ट है समतल अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि जो अभी हमने समतल अचालक प्लेट का जो डेरिवेशन कराया, कहीं कहीं उसका जो वैल्यू आया, यहाँ पर जो चालक के जो पृष्ठ बने हैं उसके योगफल के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लेट यक्ष के कारण बिंदु P पर तीव्रता, चलिए तो क्या होगा बताइए, क्या होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं E सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया नंबर 1, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट ना, क्योंकि मैंने बताया कि समतल चालक का जो पहला सिरा है ना वो भी समतल अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, और समतल चालक प्लेट का जो दूसरा सिरा है वो भी समतल अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो प्लेट यक्ष के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता होगी वो कितनी होगी, एक समतल चालक प्लेट की भांति समतल अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, तो E सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट ना। अब यहाँ लिखेंगे प्लेट y के कारण बिंदु P पर तीव्रता, क्या बिंदु P पर तीव्रता ना। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर वही चीज होगा, दोनों सेम नेचर का मतलब सेम परिमाण की तीव्रता दर्शाएंगे, तो इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये y के कारण हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अच्छा बताइए, जब आवेश एक ही नेचर के हैं तो दोनों ही तो तीव्रता अपने से दूर ही दर्शाएंगे ना, यानी कि इस वाले प्लेट के कारण तीव्रता इसी डायरेक्शन में, इस वाले प्लेट के कारण भी तीव्रता इसी डायरेक्शन में। हम मान लेते हैं EX और मान लेते हैं इसको EY, बात समझना नहीं।
क्योंकि दोनों के कारण पॉइंट पी पर ही तीव्रता दर्शाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कुल तीव्रता क्या होगी बताओ, दिशा सेम है तो कुल तीव्रता जो हो जाएगी ई इक्वल टू हम कर सकते हैं ई एक्स प्लस ई वाई ना, ई एक्स प्लस ई वाई, ई एक्स का मान सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा बताइए 2 सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कट जाएगा तो ई इक्वल टू आ गया सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक समतल अचालक प्लेट की तुलना में एक समतल चालक प्लेट की जो तीव्रता होती है वो दोगुनी होती है। एक समतल अचालक प्लेट की तुलना में एक समतल चालक प्लेट की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, दुगुना होती है। तो यहाँ पर तीव्रता में देखेंगे, यहाँ पर तीव्रता देखेंगे कोई आर और नहीं है, यानी कि जब आर और नहीं है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो समतल चालक प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, आर पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र का उदाहरण है, अभी हमने बताया भी था ना, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र का क्या है, उदाहरण है। बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर हम किसी गोले के लिए बात करें तो किसी गोले चालक के कारण तीव्रता बनने, अभी हमने डेरिवेशन कराया था, बताया भी था, उसका भी सूत्र आया था ई इक्वल टू सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट आया था, ई इक्वल टू सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट, यही सूत्र आया था। यानी कि जब गोले के बिल्कुल पृष्ठ पर निकालोगे, समझिएगा, जब गोले के बिल्कुल पृष्ठ पर निकालोगे तो आर और का कोई झंझट नहीं रहेगा, आपके पास आवेश का पृष्ठ घनत्व तो है तो एप्सिलॉन नॉट से भाग देकर आप तीव्रता निकाल सकते हैं किसी गोले के कारण उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन जैसे ही आप दूर जाएंगे, जैसे आप दूरियां बढ़ती चली जाएगी, आप इस सूत्र को नहीं लगा सकते, आप उसके नज़दीक पॉइंट यानी कि सरफेस पर तीव्रता के लिए इस सूत्र को लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ने के बाद आप ये सूत्र नहीं लगा सकते, तो उसके लिए वही पुराना सूत्र ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। यानी कि जब आपको सरफेस पर निकालना रहेगा तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, सरफेस के बाहर अगर आपने गया तो इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र का भी उदाहरण है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब सिर्फ अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रह गई है, ठीक है, कल ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा।